हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग मी। इन लास्ट वीडियो we have completed the important oral questions, right? So we have completed last video up to painting. Now we are going to start from the this point: use of measuring instrument. Identify, explain uses of following instrument. Okay, so what we have a steel scale. It is used for measuring the different dimensions, like what, like length, breadth, height, depth. You can measure by the help of steel scale. And also it is used during the while using outside caliper, inside caliper, and divider. Look at this is the outside caliper. It is used for measuring the outer dia and thickness, but it is not having any kind of scale, so we required a scale. But what we required a scale. Next is inside caliper also not having any kind of scale, so for measuring the inside diameter we required scale. Okay, this is tri-square is used for checking the our surface is at 90 degree or not. Like you are going to filing on the rectangular bar or square bar, right? So without measuring the surface is 90 degrees or not, so that time you will get issue. So for that, for measuring the 90-degree surface, we are using the tri-square. Understood? This is the vernier caliper. Vernier caliper is used for measuring outer diameter, inner diameter, depth, length, breadth, height up to the limit of vernier caliper. Why we are using vernier caliper? Why we cannot using the scale? देखिए, स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है, लीस्ट काउंट क्या होता है? जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सके किसी पर्टिकुलर स्केल से। तो जो स्केल से हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सिर्फ 1 mm तक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज प्रिसाइजली मेजर करना है, अब 1 और 2 mm के बीच में अगर कोई लाइन आ रही है, कोई डायमेंशन आ रहा है, उसको आप कैसे मेजर करेंगे? सो फॉर दैट वी हैव अ वर्नियर कैलिपर विच least count is 0.02 mm. Least count is what? 0.02 mm. So by the help of vernier caliper we can measure up to 0.02 mm. And next is what? Micrometer. Micrometer is also used for measuring the outer dia and thickness and length, breadth, but very small, for the very small object. Inside micrometer is used for measuring the inside caliper. Understood? And it is also more precise than the vernier caliper. Vernier caliper least count is 0.02 mm and micrometer least count is 0.01 mm. देखिए, जब भी आप कोई चीज मेजर करें और एग्जामिनर को आंसर बताएं तो बिना यूनिट के ना बताएं. विदाउट यूनिट द मेजरमेंट इज इनकम्प्लीट, सो यू विल नॉट गेट द प्रॉपर मार्क्स. सो फॉर गेटिंग अ गुड मार्क्स यू हैव टू यूज यूनिट ऑल्सो. सपोज आपने प्रेशर मेजर किया तो प्रेशर की यूनिट जो भी होती है, बार, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पीएसआई, तो जो भी उस गेज पे लिखा है वो आपको बताना जरूरी है. नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो प्रेशर है, कि टेम्परेचर है, कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ है? तो वो जरूरी है. नेक्स्ट है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है ये है टेल, ये है थ्रेडेड एरिया और ये है हेड. ये एक बोल्ट है, ठीक है. ये क्या है? हेक्सागोनल बोल्ट है, ठीक. यहाँ पे बताया जा रहा है आपका कि ये क्या है? जड़, जानते हैं ना, जड़, रूट. तो ये इनर पार्ट क्या होता है? रूट. और ये जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट. सो रूट से रूट या क्रेस्ट से क्रेस्ट अगर आप मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वन पिच. दूसरा डेफिनेशन क्या होता है पिच का बेटा? दूसरा डेफिनेशन होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ नट इन वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द पिच. अब एक नट है, उसको आप रोटेट कर रहे हो, कितना रोटेट कर रहे हो? 1 डिग्री, 360 डिग्री. तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑन द थ्रेडेड सरफेस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड अ पिच. और पिच को मेजर किससे किया जाता है? थ्रेड गेज से मेजर किया जाता है. किससे मेजर किया जाता है? थ्रेड गेज से मेजर किया जाता है. हम लोग क्यों मेजर करते हैं थ्रेड गेज से, या पिच निकालना क्यों जरूरी है? कभी कभी क्या होता है, हमारे पास मेट्रिक थ्रेड है और नट है बीएसडब्ल्यू का, तो वो उसके ऊपर प्रॉपर बैठेगा नहीं, प्रॉपर रोटेट नहीं करेगा. तो उसके
टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। तो वी नो वेरी वेल कि क्या होना चाहिए पिच नट का और बोल्ट का। अगर नट का पिच आपका 1.5 mm है तो आपका बोल्ट का भी पिच 1.5 mm होना चाहिए। ये नहीं कि 1.25 mm उस पर अटैच हो जाएगा, नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। Next, this is pressure gauge. This is also this is compound gauge. This is pocket thermometer. This is pyrometer. You have to identify this. हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं दूसरे वीडियो में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द साइड ग्लास। दिस इज व्हाट? साइड ग्लास। साइड ग्लास में ये जो मीडियम लाइन दिख रही है, दिस इज द सेफ लेवल ऑफ साइड ग्लास। ये आपका क्या है? साउंडिंग टेप है, साउंडिंग टेप। इसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। Now, what is the sample question? First question is what are the different unit to measure temperature? देखिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट हम लोग यूज करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर? प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? बार, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पीएसआई पॉन्ड पर स्क्वायर इंच, और किलो पास्कल या पास्कल। अंडरस्टूड एवरीवन? Next is what is the difference between pressure gauge and vacuum gauge? So in last video, 4th chapter, we have already discussed what is pressure gauge and what is vacuum gauge. Let's discuss again what is pressure gauge. The gauge which is shows the positive pressure, or the gauge by which we can measure the positive pressure above the atmospheric pressure. Positive pressure or above the atmospheric pressure is called the pressure gauge. And the vacuum gauge is what? The gauge which is measure the below atmospheric pressure or negative pressure. Below atmospheric pressure or negative pressure is called the vacuum gauge. Understood everyone? Now next question, what is the safe level in the oil level side glass? अब साइड ग्लास है, उसका सेफ लेवल क्या होना चाहिए भाई? पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। क्या होना चाहिए? मीडियम, स्लाइटली एबव देन मीडियम, स्लाइटली एबव देन मीडियम। ओवर होगा तो क्या होगा भाई? ओवरफ्लो हो सकता है, लीकेज हो सकता है। लो होगा तो क्या होगा? अलार्म बजेगा, लो लेवल अलार्म आ जाएगा, मशीन को प्रॉब्लम होगी, इरोजन होगा, हीट बढ़ेगा, हीट ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है? तो व्हाट इज द सेफ लेवल? मीन इन मीडियम या above slightly than medium. Okay everyone, now we can start the welding section. Identify the welding equipment. This is your leather glove. एग्जामिनर पूछते हैं कि वेल्डिंग में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है पीपीई के लिए, तो आपके जो ग्लव्स होंगे, जो आपके एप्रन होंगे, वो आपके किसके होंगे? किस मटेरियल के होंगे? लेदर के होंगे। किसके होंगे? लेदर के होंगे, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। ये है आपका इलेक्ट्रोड, जिससे कि आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं। एग्जामिनर पूछते हैं इसके ऊपर किस चीज की कोटिंग होती है, तो बेटा किस चीज की कोटिंग होती है? फ्लक्स की होती है। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम मॉइस्चर एंड इट इज प्रोवाइडिंग द शील्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग। आपने देखा होगा जब वेल्डिंग होती है तो स्मोक निकलता है, वो स्मोक क्या है? वो फ्लक्स है, जो कि एक लेयर प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि जिस टाइम पे आपका जो पेरेंट मेटल है, लोहा है, वो पिघला हुआ रहे, उस समय पे कोई उसमें एयर पार्टिकल न जाए, डस्ट पार्टिकल न जाए। क्योंकि अगर वो एयर पार्टिकल जाएगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका वेल्डिंग ज्वाइंट डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या करता है? वो एक कोटिंग प्रोवाइड करता है, सिल्ड प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीडेशन से बचाता है, रस्ट लगने से बचाता है। ये क्या है आपका? फेस शील्ड। फेस शील्ड क्या होता है बेटा? फेस शील्ड से हमें स्पार्क नहीं लगता है और हमारी आंखें डैमेज नहीं होती हैं। यह है आपका वेल्डिंग मशीन, जिससे कि हम अलग अलग करंट पे वेल्डिंग कर सकते हैं। और किस पे डिपेंड करेगा वेल्डिंग का करंट? इज डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ वर्क पीस। दिस इज व्हाट? दिस इज अ ब्रेजिंग टॉर्च और गैस वेल्डिंग टॉर्च। ब्रेजिंग टॉर्च और गैस वेल्डिंग टॉर्च। ये आपकी नोजल है, ये टिप है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रेगुलेटर और एसिटिलीन रेगुलेटर है, यहाँ हैंडल है, और यहाँ पे दोनों के लिए कनेक्शन है, एक में एसिटिलीन के लिए, एक कनेक्शन आपका ऑक्सीजन के लिए। और कैसे पहचानेंगे कौन सा एसिटिलीन है, कौन सा ऑक्सीजन है? तो इसमें से एक ब्लू रहेगा ऑक्सीजन के लिए और एक रेड रहेगा, वो एसिटिलीन के लिए रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज द प्रेशर रेगुलेटर। दिस इज व्हाट? प्रेशर रेगुलेटर। यहाँ से आप होस कनेक्ट करेंगे, ये सेफ्टी वॉल लगा हुआ है,
यहाँ से आप सिलेंडर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रेगुलेटर है जिससे कि आप प्रेशर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे दो प्रेशर गेज लगा हुआ है, करेक्ट। तो दोनों प्रेशर गेज का क्या काम है, एक बताएगा आपका बॉटल प्रेशर गेज, बॉटल प्रेशर बताएगा, और दूसरा डिस्चार्ज प्रेशर। एक बताएगा कि बॉटल में कितना प्रेशर है और दूसरा बताएगा हमें कितना चाहिए, हमें कितना प्रेशर चाहिए फॉर द वेल्डिंग, फॉर द कटिंग। ये है आपका इलेक्ट्रोड होल्डर जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रोड ड्रायर। एग्जामिनर बहुत पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोड ड्रायर। इलेक्ट्रोड ड्रायर क्या होता है बेटा, एक तरीके का ये हीटर है, इसके अंदर कॉइल्स लगे होते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रोड को मॉइस्चर से बचाते हैं ताकि वो प्रॉपर बर्निंग कर सके और उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, रस्टिंग ना हो। आपने देखा होगा दिवाली पे आप पटाखे खरीदते हो, उसको हल्का धूप दिखाते हो। क्यों दिखाते हो आप हल्का सा धूप, ताकि क्या हो, जब आप धूप दिखाते हो तो उसके जो मॉइस्चर्स हैं वो खत्म हो जाए तो वो प्रॉपर जले, प्रॉपर ब्लास्ट हो। तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रोड ड्रायर है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए। क्लियर एवरीवन। The first question is what the name personal protective equipment to be used while welding। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं डिफाइन किया गया है कि आर्क वेल्डिंग के लिए या गैस वेल्डिंग के लिए। अगर जनरली अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि व्हाट सेफ्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू बी यूज व्हाइल वेल्डिंग, तो आपको बताना है बॉयलर सूट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, इसके अलावा फेस शील्ड, उसके अलावा लेदर ग्लव्स, लेदर एप्रन, लेदर स्पैट। स्पैट क्या होता है, बम्बूट की तरह होता है। गमबूट, आप पहाड़ों पे जाओगे तो जो घुटने तक का आपको बूट दिया जाता है उस टाइप का होता है, ये लेदर मटेरियल का होता है। क्लियर एवरीवन। बट अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं गैस वेल्डिंग का बताइए या आर्क वेल्डिंग का बताइए, तो अभी मैंने जो बताया वो आर्क वेल्डिंग का बताया। गैस वेल्डिंग में फेस शील्ड हट जाएगा, ये गॉगल आ जाएगा, सेफ्टी गॉगल आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग गैस वेल्डिंग में सेफ्टी गॉगल का यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन। नेम टाइप ऑफ वेल्डिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग फॉर द जीपीआर, देयर आर टू टाइप ऑफ वेल्डिंग, वन इज गैस वेल्डिंग, अनदर वन इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। क्लियर है। सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछते हैं उनको टू द पॉइंट आंसर चाहिए, दे नॉट रिक्वायर्ड सो मेनी काइंड ऑफ थ्योरी एंड stories, just straightforward, giving answer to the examiner, right? Don't hesitate, just be confident, आप आंसर दीजिए, you will get the marks, okay? Next is what, name part equipment used for arc gas welding। अब इसमें से एग्जामिनर आर्क वेल्डिंग के लिए भी पूछ सकते हैं और एग्जामिनर गैस वेल्डिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा चैप्टर 10 पे, ताकि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सके। चैप्टर 10 का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट अभी क्या है, इंपॉर्टेंट ओरल क्वेश्चंस चल रहा है तो बीच बीच में हम उसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे ये पीपीई है, आप कैसे देखिए, ये है पीपीई आपकी, ठीक है। फायर प्रूफ बॉयलर सूट है ये आपका, उसके बाद आपका सेफ्टी शूज है विद द स्टील टो कैप। आगे क्या होता है, स्टील की टो होती है जिससे कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट आपके पैर पे गिरे तो आपकी फिंगर्स को चोट ना लगे। उसके बाद ये हेलमेट है, हेलमेट आपके फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचाता है, हार्ड ऑब्जेक्ट से बचाता है ताकि आपके हेड इंजरी ना हो। एप्रन देख रहे हैं, एप्रन आपके नेक से लेकर के नी तक के एरिया को आपको सेफ रखता है इस पाग से। ये है आपके लेदर ग्लव्स, ये है आपका फेस शील्ड। उसके बाद ये है स्पैट, स्पैट देख रहे हैं, घुटने तक का शूज होता है। तो नी तक क्या होता है, नी तक एप्रन ने बचा लिया आपको और नी के बाद से स्पैट्स ने बचा लिया। उसके बाद ये आता है वेल्डिंग हेलमेट, ठीक है। इसमें नॉर्मल ग्लास भी होता है और डार्क शेड ग्लास भी होता है। अब क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको चाहिए, देखिए वेल्डिंग मशीन। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, वेल्डिंग मशीन चाहिए जिससे कि आप वोल्टेज करंट बढ़ा घटा सकें और जो कि आपके हाई करंट को प्रोड्यूस करता है, हाई पावर को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आप वेल्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद बेटा आपको चाहिए केबल। केबल की क्या कंडीशन है, केबल से पहले हम लोग बात करेंगे अर्थ क्लैंप और इलेक्ट्रोड होल्डर की। अर्थ क्लैंप क्या होता है बेटा, अर्थ क्लैंप जो होता है वो आपका सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। इट इज यूज फॉर कंप्लीट द सर्किट। और ये किससे कनेक्ट होता है बेटा,
वर्कपीस से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होगा? वर्कपीस से कनेक्ट होगा। और इलेक्ट्रोड होल्डर में हम लोग इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं। किसको होल्ड करते हैं? इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोड को हम लोग वर्कपीस से स्ट्राइक करते हैं तो अर्थ क्लैंप कनेक्टेड होने की वजह से सर्किट पूरा हो जाता है और हाई रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से हीट जनरेट होता है। क्लियर है आपको? क्लियर। और उस हीट की वजह से आपका जो मेटल है वो मेल्ट होता है और आप वेल्डिंग कर पाते हैं। क्लियर? तो अर्थ क्लैंप और इलेक्ट्रोड होल्डर को मशीन से जोड़ने के लिए केबल की जरूरत है। और केबल की क्या कंडीशन है बेटा? देखिए 25 mm स्क्वायर टू 120 mm स्क्वायर तक के बीच का होना चाहिए। या तो 25 mm से लेके 50 mm ले लीजिए, 75 ले लीजिए, 70 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि दोनों ही अर्थ क्लैंप का जो केबल है और जो इलेक्ट्रोड होल्डर का केबल है, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? अगर सेम नहीं होगा तो जितनी करंट आ रही है उतनी पास नहीं हो पाएगी पतले वायर से और वो हीट जनरेट करेगी, और हीट जनरेट करेगी तो फायर हो सकता है। तो these are the basic equipment. Apart from that, you have a chipping hammer which is used for removing the slag. जो हमने फ्लक्स का बात किया था। फ्लक्स जो है वो ऊपर एक लेयर बना देता है, पपड़ी जैसी, मतलब पतली सी थिन लेयर बनाता है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वेल्डिंग चिपिंग हैमर का यूज करते हैं। उसके अलावा आपके पास ड्रायर होना चाहिए। ड्रायर हमारा मॉइस्चर से बचाता है, हीटर है वो एक तरीके का। जी और सी क्लैंप होना चाहिए जिससे कि आप वर्कपीस को होल्ड कर सके, और एक हाथ से आप फेस शील्ड पकड़िए, एक हाथ से इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़िए। उसके अलावा आपके पास फ्लैट एंड राउंड टोंग होने चाहिए ताकि आप हॉट वर्कपीस को होल्ड कर सके। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? CO2 एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, चाहे इन केस ऑफ फायर यू कैन फाइट विद द फायर। CO2 भी रख सकते हैं और DCP भी रख सकते हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल फायर, बट first priority you just give to CO2. Understood? And lastly, when you completed all this parameter, you will get the hot work permit. Hot work permit is required for welding on board ship. Ship पे आपको वेल्डिंग करने के लिए, हॉट वर्क करने के लिए हॉट वर्क परमिट रिक्वायर्ड है। अंडरस्टूड? हाँ, शिप पे कुछ स्पेशल एरिया है जहां पे आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इंजन रूम वर्कशॉप। इंजन रूम वर्कशॉप में आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, बट इंजन रूम वर्कशॉप के बाहर कोई भी आप काम करेंगे तो हर काम के लिए आपको परमिट लेना कंपलसरी है। अंडरस्टूड एवरीवन? लेट्स डिस्कस अबाउट द गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट। गैस वेल्डिंग और कटिंग। ओके, सो दिस इज योर वेल्डिंग टॉर्च। इसमें सिंगल पाइप होती है और इसमें रेगुलेटर होते हैं, हैंडल होता है। गैस कटिंग टॉर्च में डबल पाइप भी हो सकती है, ट्रिपल पाइप भी हो सकती है। तो डबल पाइप होगी तो एक पाइप पतली होगी, एक पाइप मोटी होगी। पतले वाले पाइप से एसिटिलीन पास होगा और मोटे वाले पाइप से ऑक्सीजन पास होगा। उसके अलावा यहाँ पे नोजल रहेगा, टिप रहेगा। ये मिक्सिंग चैम्बर है और ये नोजल है। इसके अलावा आपका ब्लू है ऑक्सीजन रेगुलेटर, रेड या मरून है एसिटिलीन रेगुलेटर। और यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है, लीवर लगा हुआ है, जिसका काम है कि जब आपका जो मटेरियल है वो मेल्ट कंडीशन पे आ चुका है तो आप एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भेजते हैं ताकि वो उसे ब्लो करके पिघले हुए लोहे को, मोल्टन मेटल को वो रिमूव कर सके। अंडरस्टूड? इसीलिए जो पाइप होती है वो मोटी होती है, और जिसमें 3 पाइप का ऑप्शन है उसमें तीनों के डायमेंशन सेम होंगे। एक से ऑक्सीजन जाएगा, एक से एसिटिलीन जाएगा, और जब आप लीवर प्रेस करोगे ये हैंडल के पास वाला, तब तीसरे पाइप से एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाकर के मोल्टन मेटल को क्या करेगा? ब्लो करेगा। मोल्टन मेटल को क्या करेगा बेटा? ब्लो करेगा, फूकेगा, हटाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट व्हाट वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होज एंड एसिटिलीन होज। देखिए ये पाइप भी बोला जा सकता है, बट व्हेन द गैसेस विल ट्रांसफर फ्रॉम बाय द pipe, the name will be changed. It will be the hose. Understood? And the blue color is the denotation. This is oxygen pipe and acetylene is the red. Okay? And how to tight the hoses with the torch and the regulator by the help of Jubilee clip. Jubilee clip is very important
और एग्जामिनर पूछते भी हैं कि सेफ्टी के लिए क्या लगा हुआ है बेटा आपके गैस वेल्डिंग सिस्टम में या गैस कटिंग सिस्टम में। तो दिस इज योर जुबली क्लिप विच इज यूज फॉर टाइटनिंग द hoses. Okay, it is used for tightening the hoses and it is prevent from leakage. It is prevent from leakage. Understood everyone beta? Next, this is your oxygen flashback arrestor and this is your acetylene flashback arrestor. So flashback arrestor क्या होता है, देखिए फ्लैश का मतलब आग, बैक का मतलब पीछे आना, अरेस्ट का मतलब रोकना, गलत काम करने से रोकना। तो ये एक तरीके का क्या होता है, नॉन रिटर्न वॉल होता है। इसमें आने का तो रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। गैसेस आएंगी तो, लेकिन जो फायर बैक हो रही है वो आपके सिलेंडर तक नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, इसको क्यों लगाना जरूरी है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कीप योर सेफ। वाई? हाउ? जब आपका क्या होता है, नोजल जाम हो जाता है या जब धीरे धीरे आपका जो सिलेंडर है वो खाली होने लगता है, तो वहां पे क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो वो पीछे की ओर खींचता है, पीछे की ओर अपनी फायर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। उस टाइम पे क्या होता है बेटा, फायर के सिलेंडर तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से आपके सिलेंडर फट सकते हैं और मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये उससे बचाता है, फ्लैशबैक अरेस्टर क्या करता है, उससे बचाता है। तो इन ऑक्सीजन सिस्टम, सॉरी, इन वेल्डिंग सिस्टम, गैस वेल्डिंग सिस्टम, इन gas cutting system, what are the two basic safety required? One is the flashback arrestor and another one is a jubilee clip, and third one is the safety valve in pressure regulator. Safety valve in pressure regulator, these are the three things which is help to be safe, help us to be safe. अब ये कहाँ कहाँ लगा होता है, एग्जामिनर पूछते हैं भाई, चलिए ठीक है, नॉन रिटर्न, कौन से नॉन रिटर्न वॉल होते हैं सर? फ्लैशबैक अरेस्टर होता है। अब एग्जामिनर पूछ रहे हैं बेटा कहाँ लगा होता है, तो सर एक लगा रहेगा ऑक्सीजन रेगुलेटर से पहले जहां होस कनेक्ट करेंगे टॉर्च में, बिफोर टॉर्च एंड आफ्टर रेगुलेटर, आफ्टर रेगुलेटर, सॉरी इधर, आफ्टर रेगुलेटर एंड बिफोर द टॉर्च, बिफोर द टॉर्च। और दोनों में लगा रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी लगा रहेगा आफ्टर रेगुलेटर और एसिटिलीन सिलेंडर में भी लगा रहेगा आफ्टर रेगुलेटर, और टॉर्च में भी बिफोर टॉर्च लगा रहेगा, इन बिफोर टॉर्च एसिटिलीन में भी और बिफोर टॉर्च ऑक्सीजन में भी। अंडरस्टूड एवरीवन? I think you have clear that about what is the flashback arrestor. Third one is the pressure regulator. It will be connected with the cylinder. It will be connected with the cylinder, and from here you can connect the regulator to the cylinder. And one more thing is required is what? एसिटिलीन का प्रेशर रेगुलेटर अलग होगा बेटा, ऑक्सीजन का प्रेशर रेगुलेटर अलग होगा, बिकॉज ऑक्सीजन हैविंग अ मोर प्रेशर up to 120 130 bar and acetylene having a low pressure up to 40 to 50 bar. Understood? So both the regulator are designed according to their gases, so you cannot put the oxygen regulator in acetylene and acetylene regulator in the oxygen cylinder. Understood? Now second thing is what, फॉर सेफ्टी पर्पस, कि कोई गलती से ऑक्सीजन का एसिटिलीन में सिलेंडर में न लगा दे या एसिटिलीन का ऑक्सीजन सिलेंडर में न लगा दे। फॉर सेफ्टी पर्पस जो थ्रेड होता है इसके ऊपर रेगुलेटर को सिलेंडर पे टाइट करने के लिए, वो ऑक्सीजन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और एसिटिलीन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन में जनरली जैसे टाइट होते हैं नट एंड बोल्ट एंड स्क्रूज, वो वैसे टाइट होगा, और एसिटिलीन में अपोजिट डायरेक्शन का थ्रेड बना होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में टाइट होगा। क्लियर एवरीवन? अब इसमें दो प्रेशर गेज हैं, एक आपका बॉटल प्रेशर गेज बताएगा, प्रेशर बताएगा, एक आपका डिस्चार्ज प्रेशर बताएगा। डिस्चार्ज प्रेशर किससे पता चलेगा, ये जो रेगुलेटर है इसको जब आप टाइट करते जाओगे तो आपको डिस्चार्ज प्रेशर, आप कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कम प्रेशर चाहिए। कितना प्रेशर चाहिए बेटा, वो मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल पे आप वेल्डिंग कर रहे हो। और अगर कटिंग कर रहे हो तो वो आपको 4 बार का प्रेशर चाहिए या मोर प्रेशर चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या है आपका। उसके बाद आपके प्रेशर गेजेस होते हैं, एक बॉटल प्रेशर बताता है, एक डिस्चार्ज प्रेशर बताता है। अब सिलेंडर की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है भाई, ये देखिए ब्लैक कलर होगा या तो ब्लू कलर होगा, दोनों में से कोई एक कलर होगा, ओके। और इसके जो थ्रेड होते हैं यहाँ पे टाइट करने के लिए, वो होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट है आपका क्या, रेड और मरून। एसिटिलीन सिलेंडर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रेड या मरून होगा और उसके ऊपर जो थ्रेड लगा होगा वो
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो एग्जामिनर कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि मान लीजिए आपके सिलेंडर का कलर हट गया, तब आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है कि एसिटिलीन सिलेंडर है। तो सर हम उसके जो नॉब है उसके ऊपर जो थ्रेड बना हुआ है उससे देख करके हम लोग पहचानेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। लाइटर इज यूज फॉर इग्नाइटिंग द फ्लेम। तो ये सारे इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए फॉर द, these are the equipment required for the gas welding और गैस कटिंग। ओके बेटा, आ जाइए फिर से ओरल क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट ओरल क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ पे। ओके सो ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट गैसेज इज यूज इन ऑक्सीजन वेल्डिंग। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन सी गैसेज यूज होती हैं ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग के लिए। तो पहला है हमारा एसिटिलीन विच इज फ्यूल, एंड सेकेंड इज व्हाट ऑक्सीजन विच इज द बर्निंग एजेंट। फायर ट्रायंगल पूरा करना है तो ऑक्सीजन चाहिए ना, एयर चाहिए ना, तो एयर इज द oxygen is the gas and another acetylene is the fuel. Acetylene is the fuel. Okay, next question is what should be arc length with the relation of electrode। अब बात करते हैं आर्क लेंथ क्या होता है। आर्क लेंथ क्या होता है? अब आप घर पे कभी कैंडल जलाइए या माचिस जलाइए, मान लीजिए आपने कैंडल जलाई, राइट, कैंडल में से फ्लेम बाहर आ रहा है। अब कैंडल में से जब फ्लेम बाहर आ रहा है तो उसके ऊपर आप हाथ रख दीजिए। अगर आप हाथ रख देंगे तो उसको स्पेस मिलेगी क्या जलने के लिए? वो तो ब्लो डाउन हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा, राइट। तो उसको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। वैसे ही जब आप इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से कनेक्ट करते हैं, स्पार्क जनरेट करते हैं, फायर जनरेट करते हैं, तो उस फायर को भी तो गैप चाहिए, राइट। उस फायर को भी क्या चाहिए? उस फायर को भी क्या चाहिए? गैप चाहिए ना, तभी तो वो जल पाएगा। तो उस गैप को बोलते हैं आर्क लेंथ। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ आर्क, जो आग निकल रही है उसका लेंथ जो भी होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा? वर्कपीस और इलेक्ट्रोड टिप के बीच में, जो वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड टिप के बीच में जो आर्क जनरेट हो रही है उस आर्क की जो लेंथ होगी उसी को क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं। अब पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोड के रिलेशन में आर्क लेंथ कितना होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोड है उसके बीच में ये आर्क लेंथ है, अब कितना गैप रखें सर? कौन सा सही सही गैप होगा? कितना गैप रखेंगे तो वो सही होगा? तो ये गैप होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रोड के ही डायमीटर के बराबर गैप होना चाहिए, तो आपकी वेल्डिंग क्या होगी? सही होगी, प्रॉपर होगी। कितना होना चाहिए? इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। कितना होना चाहिए? इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट इज व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ टू लॉन्ग आर्क लेंथ। अब ये जो आर्क लेंथ है आपकी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड होना चाहिए, डायमीटर के बराबर होना चाहिए। अगर आपने ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? लॉन्ग आर्क लेंथ हो गया। अब उसका इफेक्ट क्या होगा? अब जब आपका वर्कपीस से आपका जो लेंथ ऑफ आर्क है वो बहुत ज्यादा हो गया तो बेटा ऊपर ऊपर ही वेल्डिंग होगी, सिर्फ सरफेस पे वेल्डिंग होगी, वो पीछे तक नीचे तक जितनी मोटाई थिकनेस है वहां तक वेल्डिंग नहीं पहुंच पाएगी। और जो वेल्डिंग होगी बार बार आपका रन छूटेगा, रन प्रॉपर नहीं चलेगा, बार बार रन ब्रेक होगी, अनकंट्रोल्ड पेनिट्रेशन होगा, अंदर तक होगा ही नहीं वेल्डिंग। तो लॉन्ग आर्क लेंथ का ये इफेक्ट होगा। उसके बाद अगर शॉर्ट आर्क लेंथ हो गया, डायमीटर से कम आपने कर दिया, तो जब आग लगने की जगह ही नहीं है और न्यूट्रल और अर्थिंग वायर आप टच कर दोगे, सॉरी लाइव एंड न्यूट्रल वायर टच कर दोगे तो वो तो स्टक हो जाएगा, चिपक जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है वर्कपीस के साथ क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा। ठीक। दूसरा चीज क्या होगा? होल जनरेट हो जाएगा। दूसरा चीज क्या होगा? होल जनरेट हो जाएगा। तीसरा चीज क्या होगा? टू मच पेनिट्रेशन होगा, टू मच पेनिट्रेशन होगा, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा आपका वर्कपीस। तो ये तीन चीजें होंगी जब शॉर्ट आर्क लेंथ होगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ विल यू एडजस्ट द वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग करंट को कैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? कैसे एडजस्ट करते हैं? तो सबसे इनका ये कहना है कि आप वेल्डिंग करंट कैसे चूज करोगे कि कितना वेल्डिंग करंट करना है। तो पहली चीज तो ये किससे करने पता चलेगा? इट इज डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ वर्कपीस। इट इज डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ वर्कपीस। दूसरी चीज कैसे करते हैं? मशीन में क्या होता है, पॉइंट बने होते हैं, 75 एम्पियर,
50 एम्पियर, 75, 75 एम्पियर, 100, 110, 150, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट होते हैं। आप जो इलेक्ट्रोड होल्डर का जो केबल है आप उसको अलग अलग जगह पे सेट कर सकते हैं एज पर द थिकनेस ऑफ वर्क पीस। अब कितने थिकनेस के लिए कितना करंट चाहिए ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा? इलेक्ट्रोड के डब्बे पे लिखा रहता है सर। एग्जामिनर पूछते हैं कि बेटा कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड करंट कितना चूज करना है या इलेक्ट्रोड की मोटाई कितनी चूज करनी है। ठीक, तो ये दोनों चीजें डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ वर्कपीस। कैसे पता चलेगा? उसके बॉक्स पे लिखा रहता है, उसके बॉक्स पे लिखा रहता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज व्हाट? द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इंक्रीज और रिड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वेल्डिंग होती है ना वो हाई करंट से होती है, हाई वोल्टेज से नहीं होती। वोल्टेज कांस्टेंट रखा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाया जाता है ताकि आपका रेजिस्टेंस बढ़ सके। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका करंट स्पार्क जनरेट होगा। क्लियर एवरीवन? सो जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? डायमेंशन ऑफ केबल ऑफ अर्थ क्लैम्प शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन विथ व्हाट अदर केबल। जो अर्थ क्लैम्प का केबल का डायमेंशन है वो किसके दूसरी कौन सी चीज है जिसके की केबल के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए? दूसरी कौन सी चीज थी हमने बताई थी बेटा? इलेक्ट्रोड होल्डर। अर्थ क्लैम्प का केबल और इलेक्ट्रोड होल्डर के केबल के डायमेंशन सेम होने चाहिए, नहीं तो हीटिंग होगी। उसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन बेटा? वाई इलेक्ट्रोड्स आर केप्ट इन ड्रायर। ड्रायर में क्यों रखा जाता है? तो सर प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर, प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड को ड्रायर में रखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? व्हाट सेफ्टी फायर प्रिकॉशन यू विल टेक बिफोर कमेंसिंग द वेल्डिंग। वेल्डिंग करने से पहले क्या सेफ्टी लेंगे, क्या फायर प्रिकॉशन लेंगे? तो देखिए, सेफ्टी के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है? आपको एरिया बैरिकेड करना है जहां आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या करनी है बेटा? वहां पे कोई भी फायर रिलेटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए। नो फ्लेमेबल गैसेस और पार्टिकल और मटेरियल विल बी प्रेजेंट देयर। थर्ड वन, नो पेंटेड सरफेस नॉट प्रेजेंट, बिकॉज पेंट में भी क्या होता है? ऑयल होता है, वो भी जलता है। ठीक, तो उसकी वजह से भी फायर हो सकता है। तो एरिया विल बी फ्री फ्रॉम ऑयल, ग्रीस और एनी फ्लेमेबल मटेरियल और एनी पेंट सरफेस। ठीक, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या करनी है बेटा? कोई भी ऐसा मतलब CO2 या डीसीपी, CO2 या डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे होना चाहिए। जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप फेस शील्ड लिए हुए हैं, आपको आसपास का नहीं दिखेगा। तो वन पर्सन शुड बी केप्ट एज अ फायर वॉच। एक आदमी वहां पे खड़ा होना चाहिए फायर वॉच के लिए कि अगर 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 अगल बगल कहीं आग लग गई है तो वो इन्फॉर्म कर सके। क्लियर एवरीवन? पीपीई आपको फायर प्रॉपरली पहनना पड़ेगा। जो भी हमने पीपीई अभी बात किया था, तो वियर ऑल द पीपीई, वियर all the PPE and area barricade, remove all the fire related dangerous things like cloths, like oily rag, like oil or grease, no painted surface there, right? ये करने के बाद आपको क्या करना है बेटा? ये आपने रिस्क असेसमेंट किया। क्या किया आपने? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट करने के बाद, फायर एक्सटिंग्विशर रखने के बाद, एक बंदा फायर वॉच पे रखने के बाद आप कहाँ जाएंगे? चीफ इंजीनियर सर के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे सर ऑल द प्रिपरेशन हैज डन, काइंडली प्रोवाइड मी द हॉट वर्क परमिट। अब वो अपना सेफ्टी मेजर्स चेक करने के बाद आपको हॉट वर्क परमिट देंगे ताकि आप वेल्डिंग कर सकें। अंडरस्टूड एवरीवन? गुड। लेट्स go on the next question. This is your drill machine. There are different parts in the, this is pedestal drill machine. There is a different parts. ये ऑनलाइन में भी क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका कॉलम। 1 नंबर क्या है? कॉलम। 2 नंबर है टेबल जिसपे की ड्रिल वाइज कनेक्ट होता है। 3rd नंबर है ड्रिल चक, सॉरी ड्रिल बिट। 4th नंबर है ड्रिल चक। 5 नंबर है स्पिंडल। 6 नंबर है हैंड ड्रिल, हैंड फीड, जिससे कि आप ड्रिल बिट को वर्कपीस में डीपली पुश करते हैं, राइट? ये है आपका पुली। 8 नंबर है बेल्ट। ये 2 एरो जो है ना बेटा वो है आपके पुली, वी वी सॉरी
स्टेप कोन पुली, क्या है? स्टेप कोन पुली। और जो ये 7 नंबर है वो बेल्ट है, और ये 9 नंबर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है बेटा, एग्जामिनर इसके पार्ट्स पूछते हैं, आपके सामने ये इमेज रख देंगे। दूसरी चीज पूछते हैं इसमें सेफ्टी के लिए क्या लगा हुआ है, तो बेटा सेफ्टी के लिए यहाँ पे पुली गार्ड लगा होता है, बेल्ट गार्ड लगा होता है, ठीक है। क्यों लगा होता है एग्जामिनर पूछते हैं, तो सर अगर बेल्ट टूटेगी तो हमें चोट न लगे, हमें इंजरी ना हो। दूसरी चीज किस लिए लगा होता है बेटा, कि कोई चीज इसमें ना फंसे, क्योंकि वो रोटेटिंग पार्ट है, कोई भी चीज फंसेगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो किसी को भी प्रॉपर्टी डैमेज भी कर सकता है और किसी इंसान को भी डैमेज कर सकता है। तो उससे सेव करने के लिए गार्ड्स लगे होते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंच ग्राइंडर। नेक्स्ट क्या है बेटा, बेंच ग्राइंडर। तो बेंच ग्राइंडर में बात करते हैं तो ये 1 नंबर क्या है, टूल पोस्ट। 2 नंबर क्या है, स्पार्क डिफ्लेक्टर। 3 नंबर है सेफ्टी ग्लास। 4 नंबर है मास्टर स्टार्ट स्विच। 5 नंबर है मास्टर स्टॉप स्विच। और 6 नंबर क्या है, व्हील गार्ड। व्हील गार्ड का काम क्या है, आपके व्हील अगर टूटे या हमारा हाथ या कोई टूल उसमें ना फंसे, उसके लिए व्हील गार्ड लगा होता है बेटा। स्पार्क गार्ड किस लिए होता है, स्पार्क गार्ड का काम है कि स्पार्क आपकी आंखों में ना आए, स्पार्क से बचाए हमारे बॉडी को। 2 नंबर है आपका स्पार्क डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर का काम होता है स्पार्क को डिफ्लेक्ट करके वो इनसाइड ही लेके चला जाए गार्ड्स के अंदर। और 3rd नंबर है कोई स्पार्क या डस्ट पार्टिकल वहां से निकले तो आपकी आंखों में ना आए, तो ये इस पे काम करते समय सेफ्टी गॉगल लेना है आपको, ठीक है, और प्रॉपर होल्ड करना है। यहाँ पे टूल पोस्ट लगा होता है, ग्राइंडिंग व्हील और टूल पोस्ट लगे होते हैं। टूल पोस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में डिस्टेंस कितना होता है ये एग्जामिनर पूछते हैं। टूल पोस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में कितना कितना गैप होता है ये चीज एग्जामिनर पूछते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है 2 to 4 mm होता है। कितना होता है बेटा, 2 to 4 mm होता है। कितना होता है, 2 to 4 mm होता है। क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट वी हैव लेथ मशीन। तो लेथ मशीन के पार्ट्स आप लोग बुक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम उसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। सैंपल क्वेश्चन, स्टेट प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग ऑन लेथ मशीन। तो बेटा जो लेथ मशीन पे आपको काम करना है उससे पहले क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको पीपीई पहनना है, लेकिन ग्लव्स नहीं पहनना है, गॉगल कंपलसरी है, ठीक। पीपीई में गॉगल कंपलसरी क्यों है, क्योंकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, मेटल चिप्स हैं, वो आपकी आंखों को डैमेज कर सकते हैं। ग्लव्स क्यों नहीं पहनना है, क्योंकि ग्लव्स एक लूज आइटम है, वो आपके वर्क पीस के कांटेक्ट में आकर के स्टक हो सकता है और आपको इंजरी हो सकती है, ठीक। सेकेंड वन इज व्हाट, ये जो चक है ना, ये इसको बोलते हैं चक, 3 जॉ चक और डेड सेंटर। लाइव सेंटर और डेड सेंटर आपस में सेंटर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपका टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट में टूल प्रॉपरली टाइट होना चाहिए और करेक्ट टूल फॉर करेक्ट ऑपरेशन। अलग अलग ऑपरेशन करते हैं ना लेथ पे, थ्रेडिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, तो हर चीज के लिए नर्लिंग करते हैं, हर चीज के लिए अलग अलग टूल होता है। तो करेक्ट टूल जो भी आप ऑपरेशन करने जा रहे हो उसके लिए करेक्ट टूल यूज होना चाहिए। वर्क पीस प्रॉपर टाइट होना चाहिए और वबलिंग नहीं होनी चाहिए। मीन्स वबलिंग क्या होता है, लहर नहीं होनी चाहिए, एक एक्सिस पे प्रॉपरली वो रोटेट होना चाहिए। टूल जो है आपका वो भी क्या होना चाहिए, डेड सेंटर के साथ सेंटर्ड होना चाहिए और टाइट होना चाहिए, सेंटर्ड होना चाहिए और टाइट होना चाहिए और शार्प होना चाहिए। क्लियर? ऑल द गार्ड्स, कौन कौन से गार्ड होते हैं बेटा, बेल्ट गार्ड होता है, फ्लाईव्हील गार्ड होता है, पुली गार्ड होता है, उसके अलावा गियर गार्ड होता है। तो ये सारे गार्ड शुड बी प्रॉपर फिटेड, सही से वर्किंग होने चाहिए, सही से फिटेड होने चाहिए। ये आपका हैंडविल है, ये जैम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मूव करना चाहिए बेड पे। ये क्रॉसफिट हैंडल है, ये भी कंपाउंड रेस्ट को कैरिज के ऊपर प्रॉपरली मूव कराना चाहिए। उसके बाद कोई भी रोटेटिंग पार्ट के पास खड़ा नहीं होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग मशीन मेक श्योर नो वन स्टैंड नियर द रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, डू नॉट लीन ऑन मशीन। इसके ऊपर टेक लगा के नहीं खड़े होना है कि आराम से मस्त मस्ती मजाक चल रहा है टेक लगा करके। नेक्स्ट इज व्हाट, डू नॉट वियर एनी रिंग, चैन, वॉचेस और मंगलसूत्र, करधनी एंड बाली, ये सब चीजें। डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, वॉचेस ड्यूरिंग द वर्किंग इन द इंजन रूम। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, clear safety, understood, is very dangerous for working in engine room, right?
तो ये सारे सेफ्टी आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। उसका स्टेट नेम ऑफ द मशीन फाउंड इन शिप्स वर्कशॉप। इंजन रूम वर्कशॉप में कौन कौन सी मशीनें होती हैं, तो तीन तो हमने देख ही ली, लेथ मशीन, बेंच ग्राइंडर और पेडेस्ट्रल ड्रिल मशीन। इसके अलावा कटिंग मशीन होता है, ठीक है, इसके अलावा कटिंग मशीन होता है, बेंडिंग मशीन होता है, ओके। और क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मशीन होता है। गैस वेल्डिंग मशीन नहीं होता, गैस वेल्डिंग इंजन रूम में नहीं होता है, वो आउटसाइड द इंजन रूम, क्योंकि सिलेंडर इज वेरी डेंजरस। सो दीज आर द मशीन वी हैव इन इंजन रूम वर्कशॉप। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इस पे पॉइंट करते हैं कि क्यों गैस वेल्डिंग सिस्टम इंजन रूम वर्कशॉप में नहीं होता है। तो आपको बताना है क्योंकि सर सिलेंडर है, हाई प्रेशर पे है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो वो ब्लास्ट हो सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर द इंजन रूम, राइट। इसलिए आउटसाइड द इंजन रूम रखा जाता है, फुल्ली वेंटिलेटेड एरिया में रखा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्ड फिटेड फॉर अ गियर ड्राइव एंड पुली। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ड्रिल मशीन पे या ग्राइंडर पे या लेथ पे गार्ड्स क्यों होते हैं, ताकि कोई सामान, कोई लूज क्लॉथ, कोई टूल उसमें ना फंसे, और दूसरा हमें इंजरी ना हो। तीसरा, बेल्ट टूट गया, गियर टूट गया, व्हील गार्ड टूट गया, व्हील टूट गया सॉरी, तो वो क्या करेगा, टूट के कहीं तो जाएगा, तो वो हमारे ऊपर भी आ सकता है, वो किसी प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकता है, सो विच इज वेरी डेंजरस। सो इसलिए उस पर गार्ड फिटेड होता है ताकि हमें इंजरी ना हो और जो आपके रोटेटिंग पार्ट्स हैं उसमें कोई चीज फंसे ना। नेक्स्ट क्या है, स्टेट द सेफ्टी प्रोसीजर बिफोर वर्किंग ऑन ड्राइव। अगर आप किसी ड्राइव पे वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पे क्या सेफ्टी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, फ्यूज निकालना है, एमसीवी गिरानी है, वहां पे लोटो लगाना है, लॉकआउट टैग आउट, जिससे कि उसको कोई ओपन ना कर सके, और वहां मैन एट वर्क का बोर्ड लगाना है। उसके बाद आपको आना है ड्राइव पे। ड्राइव का मतलब क्या होता है, कोई भी घूमने वाली चीज, पुली घूम रही है, बेल्ट घूम रही है, गियर घूम रहा है, मोटर घूम रही है, कोई भी ऐसी चीज जो कि रोटेटिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, गियर गियर होगा तो गियर ड्राइव बोलेंगे, बेल्ट होगा तो बेल्ट ड्राइव बोलेंगे, चैन होगा तो चैन ड्राइव बोलेंगे। अंडरस्टूड बेटा। पुली होगी तो पुली ड्राइव बोलेंगे। तो जो भी चीज रोटेट हो रही है उसको ड्राइव बोला जाता है। तो सबसे पहले हमने स्विच ऑफ किया, वहां मैनेट बोर्ड का बैनर लगाया, उसके बाद उसको स्टॉप होने का वेट करेंगे, मैनुअली स्टॉप होने देंगे। उसमें कोई भी मतलब मैनुअली उसमें कोई भी चीज फोर्सफुली रोकने की कोशिश नहीं करेंगे कि नहीं रुको, जल्दी रुक जाओ, उसमें स्क्रू ड्राइवर लगा रहे हैं, उसमें कोई पार्ट्स लगा रहे हैं कि नहीं जल्दी रुक जाए, ऐसा नहीं करना। लेट देम स्टॉप सेल्फ। अंडरस्टूड। अपने से उसको स्टॉप होने दीजिए, उसके बाद उसके गार्ड को हटाएंगे और जो भी रिपेयर काम करना है उसको करेंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट सेफ्टी प्रोसीजर बिफोर री स्टार्टिंग अ मशीन आफ्टर रिपेयर। रिपेयर हो गया, अब रीस्टार्ट करना है। सबसे पहला काम करना है, उस एरिया को क्लीन करिए, जो भी टूल्स आपने यूज किया उसको प्रॉपर जगह पे रखिए, उसके गार्ड को लगाइए, फिर जाकर के लोटो हटाइए, बोर्ड हटाइए और बैनर हटाइए और फ्यूज लगा करके उसको स्टार्ट करिए। दिस इज द जनरल प्रोसीजर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मेंशन सम डूज एंड डज इन यूजिंग मेटल कटिंग जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी है, कोई भी मेटल कटिंग मशीन है तो वो आपका लेथ भी मेटल कटिंग मशीन है, दूसरा आपका ग्राइंडिंग भी मेटल कटिंग मशीन है, ड्रिलिंग भी आपका मेटल कटिंग मशीन है। तो उसमें आपको क्या करना है, जनरल सेफ्टी, सबसे पहला काम पीपीई पहनना है, ग्लव्स नहीं पहनना है, गॉगल पहनना है। इसके अलावा कोई भी ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, इन सब वॉचेस, लूज क्लॉथ, ये सारी चीजें नहीं पहननी है। इसके अलावा ऑल गार्ड, जितने भी गार्ड हैं, अलग अलग मशीन के अलग अलग गार्ड्स हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर फिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टूल आपका शार्प होना चाहिए, वर्कपीस आपका प्रॉपर होल्ड होना चाहिए, टूल आपका प्रॉपर होल्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई मशीन के आसपास खड़ा ना हो जो कि सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहा है, या रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन के पास कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, उस पर कोई टेक नहीं लगाना चाहिए, लीन नहीं होना चाहिए, डू नॉट लीन ऑन मशीन। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट, नेम द सेफ्टी फीचर प्रोवाइडेड इन द मशीन। अब मशीन के अंदर सेफ्टी चीजें क्या दी होती है, सेफ्टी के लिए गार्ड्स लगे हुए हैं, वायर पे इंसुलेशन लगा हुआ है,
वायर कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए, एमसीवी लगी हुई है सेफ्टी के लिए, अर्थिंग केबल लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए। क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें हो गई हमारे ये मशीनों से रिलेटेड सेफ्टी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल टूल एंड इक्विपमेंट एंड देयर सेफ्टीज। ओके, सो ये क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द टूल in the picture, where it is used and for what? This is your कॉम्बिनेशन, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। बेटा जहां भी इलेक्ट्रिकल का नाम आ जाए ना तो आपको इंसुलेटेड ऐड कर देना है किसी भी टूल के नाम में। तो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, और ये है इंसुलेटेड बेंट नोज प्लायर, इंसुलेटेड बेंट नोज प्लायर। अब कॉम्बिनेशन प्लायर का क्या काम होता है बेटा? कॉम्बिनेशन प्लायर से हम लोग होल्ड करते हैं, ग्रिप करते हैं, वायर कट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। लाइव करंट है, वायर को ट्विस्ट करना है, दो वायर को जोड़ते समय ट्विस्ट करना है, वो काम करते हैं, ठीक है। फ्लैट नोज प्लायर से कहीं कंजेस्टेड एरिया में किसी वायर को होल्ड करना है, ट्विस्ट करना है, कट करना है, तो वहां पे हम लोग फ्लैट नोज बेंट नोज प्लायर का यूज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद स्क्रू ड्राइवर, छोटे छोटे स्क्रूज को ओपन करने के लिए, ठीक है। और इसका ये भी स्क्रू ड्राइवर है, इससे भी हम लोग स्क्रूज को ओपन करते हैं। अगर टेस्टर होगा तो लाइव करंट को चेक करते हैं। क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या है आपका? ये मल्टीमीटर है, ठीक है। ये क्या है आपका? मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर से हम लोग क्या करते हैं? एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी को मेजर किया जाता है। कैसे किया जाता है इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उस पर आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर पूछते हैं कि कैसे मल्टीमीटर से मेजर किया जाता है और क्लैम्प मीटर से मेजर किया जाता है। क्लैम्प मीटर से भी मैं बता दूंगा, वीडियो दोनों की वीडियो साथ में मैं बना दूंगा। हाउ टू मेजर द दिस यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स बाय द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर एंड द क्लैम्प मीटर। क्लियर है? क्लैम्प मीटर में भी सारी चीजें मेजर करते हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट और रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीमीटर एंड क्लैम्प मीटर? मल्टीमीटर से बेटा एसी करंट चेक नहीं हो सकता, मल्टीमीटर से एसी करंट चेक नहीं हो सकता है, और क्लैम्प मीटर से डीसी करंट चेक नहीं हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यही डिफरेंस एग्जामिनर कभी कभी पूछ भी लेते हैं। ये है आपका मेगर बेटा। मेगर से हम लोग इंसुलेशन चेक करते हैं। इंसुलेशन का मतलब रेजिस्टेंस है कि नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस है मतलब कि आपका जो वायर है वो सेफ है, शॉर्ट नहीं है, आपका कनेक्शन कंप्लीट है। तो इंसुलेशन चेक किया जाता है, मोटर की बाइंडिंग चेक की जाती है मेगर से। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका एम मीटर। एम मीटर से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, और वोल्ट मीटर से इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर करते हैं। क्लियर है? इसके क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं भाई? विच इज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन अ केबल। अगर कोई भी वायर या केबल है तो उसमें कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है? विच कैन पास द करंट, विच कैन पास द करंट थ्रू इटसेल्फ, वो क्या होता है बेटा? कंडक्टर होता है। और जो विच कैन नॉट पास द करंट थ्रू इटसेल्फ, वो इंसुलेटर होता है। तो जो वायर आपने देखा होगा अंदर जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है या स्टील है, जनरली एल्यूमिनियम एंड कॉपर होता है, मिक्स्ड होता है थोड़ा सा, तो वो सारे क्या है? आपके कंडक्टर है। और उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग की गई है बेटा, वो इंसुलेटर है। वो क्या है बेटा? इंसुलेटर है। क्लियर है? उसके बाद स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग केबल इन गुड कंडीशन। भाई सीधी सी बात है, केबल अगर गुड कंडीशन में है तो उसका क्या फायदा है? शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, अर्थिंग नहीं, मतलब बॉडी में करंट नहीं आएगा, और हम सेफ रहेंगे, मशीन सेफ रहेगा, और कोई भी मेजर एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? स्टेट डिफरेंट सेफ्टी डिवाइसेस यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं? तो सबसे पहला आपको पता है एमसीबी, दूसरा है एमसीसीबी, उसके अलावा आपका क्या है? फ्यूज है, उसके अलावा क्या है? एसीबी। तो जो फ्यूज होता है बेटा, हाई वोल्टेज से आपको बचाता है, सॉरी, ठीक है, ओवरलोड वोल्टेज जो है, आउटर जो आपके
जैसे ट्रांसफार्मर से आ रहा है या जनरेटर से आ रहा है, तो जो ओवर वोल्टेज है उससे आपके सिस्टम को बचा के रखता है, आपके अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। एमसीबी क्या है बेटा? एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो आपके जो घर के अंदर इलेक्ट्रिक ओवर करंट है, ओवर करंट से आपको बचाता है, ठीक है, आपके अप्लायंसेस को बचाता है। एमसीसी भी क्या है? मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर, वो आपके वो आपके क्या है, लो करंट से बचाता है, लो करंट से आपके अप्लायंसेस को बचाता है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यूज फॉर द electrical circuit. Understood beta? Next is what is the importance of emergency generator on board ship and where it is fitted? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर बहुत पूछते हैं, ठीक है। इमरजेंसी वैसे तो सारे पूछते हैं, आपको सारे पढ़ने हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा लोगों से पूछते हैं। इमरजेंसी जनरेटर कहाँ होता है बेटा? पहली चीज होता क्या है, इमरजेंसी जनरेटर क्या होता है? तो शिप पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसे ब्लैकआउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैकआउट। उसमें अगर मेन इंजन फेल हो गया है या जनरेटर इंजन फेल हो गया है तो टोटली लाइट कट जाती है आपके शिप पे। तो उस सिचुएशन में इमरजेंसी जनरेटर स्टार्ट होता है और आपके पूरे शिप को जहां जहां इमरजेंसी लाइट्स है, रडार सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, इसको लाइट देता है ताकि आपकी जो शिप है वो प्रॉपर सेल कर सके। नहीं तो रडार काम नहीं करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं पे भी लाइट नहीं रहेगी तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, अंदर अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई किसी को कुछ दिखेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है कि नहीं? तो इमरजेंसी लाइट्स को पावर देता है। क्लियर है? अच्छा, ये कहाँ होता है? ये आउटसाइड द इंजन रूम होता है, अकोमोडेशन के पीछे पूप डेक पे, ठीक है, आउटसाइड द इंजन रूम होता है। और एग्जामिनर पूछते हैं अच्छा ठीक है कितने देर में जनरेटर स्टार्ट होता है? तो 45 सेकंड लगते हैं बेटा, 45 सेकंड से 1 से 2 मिनट, 2 मिनट तक, 45 सेकंड टू 2 मिनट्स इट विल टेक टाइम टू स्टार्ट। ओके। अब एग्जामिनर पूछते हैं कि बेटा अगर ठीक है ये 45 सेकंड से 2 मिनट लग रहा है तो उस टाइम पे कौन देगा लाइट? तो उसके लिए आपका बैटरीज लगे होते हैं, बैटरी रूम होता है, बैटरीज होते हैं, तो बैटरीज तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद सारी लाइटें तो चली गई, पंप तो चलेगा नहीं, तो इमरजेंसी जनरेटर को फ्यूल कैसे सप्लाई होगा बेटा? तो फ्यूल सप्लाई करने के लिए इमरजेंसी जनरेटर के ही कंपार्टमेंट में इमरजेंसी फ्यूल टैंक, डीजल ऑयल टैंक होता है जो कि इमरजेंसी जनरेटर के लिए ही होता है और वो उसको डीजल ऑयल सप्लाई करते हैं। क्लियर है? अब हाउ टू स्टार्ट इमरजेंसी जनरेटर, कैसे स्टार्ट होता है बेटा? तो कंप्रेस्ड एयर से भी स्टार्ट होता है और मैनुअली भी स्टार्ट होता है। मैनुअली मतलब बैटरी से भी स्टार्ट होता है, कंप्रेस्ड एयर से भी स्टार्ट होता है। क्लियर है? इन केस ऑफ कंप्रेस्ड एयर नहीं पहुंच पाई तो बैटरी से स्टार्ट होता है। क्लियर? और अगर दोनों ही नहीं काम कर रहे तो हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करके मैनुअली भी उसको क्रैंकिंग करके स्टार्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टेट द यूज ऑफ बैटरी ऑन बोर्ड शिप। बैटरी का जहाज पे क्या काम है? इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कहाँ की बैटरी, तो हम लोग पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी हमें लाइट, इमरजेंसी लाइट प्रोवाइड करेगा, रडार सिस्टम को लाइट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, लाइफ बोट के इंजन को स्टार्ट करने के लिए, इमरजेंसी जनरेटर के इंजन को स्टार्ट करने के लिए, फ्लैश लाइट में, टॉर्चेज में, इन जगहों पे हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, व्हाट एक्शन यू विल टेक इन केस ऑफ फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सिस्टम। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या सिस्टम में अगर फायर लगती है तो आपका क्या एक्शन रहेगा, आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम करना है कट द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। व्हाट यू विल डू? cut the electrical supply. Next is what? Raise the fire alarm. Raise the fire alarm. Third one is what? Take the CO2 extinguisher or DCP, whatever which easily you will get, and try to extinguish the fire. Understood? अंडरस्टूड बेटा? देन आफ्टर फायर अलार्म के बाद सारे लोग मस्टर स्टेशन पे चले जाते हैं, उसके बाद फायर टीम आ जाएगी, रेस्क्यू टीम आ जाएगी, अगर कोई स्टक है, कोई फंसा हुआ है तो फायर टीम आ जाएगी, वो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए
आ जाएंगे तो you can now go to the muster station, right? Next is what safety precaution you will observe while working on electrical appliances? अब देखिए दो सिचुएशन बनती है, या तो आप लाइट बंद करके काम कर रहे हैं या तो लाइव करंट पे काम कर रहे हैं, करेक्ट? तो जो अगर लाइट बंद करके काम कर रहे हैं तो दैट इज कम्स अंडर कोल्ड वर्क, बट फिर भी इन केस ऑफ लीकेज करंट आ रहा है तो उन सब चीजों से बचने के लिए जो हमें सेफ्टी लेना है, जो प्रिकॉशन लेना है, तो सबसे पहले हमारे फ्लोर पे रबड़ मैट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? रबड़ मैट होना चाहिए। जो हम शूज पहनेंगे वो रबड़ के शूज पहनेंगे, जो ग्लव्स पहनेंगे वो रबड़ के ग्लव्स पहनेंगे, और जो हमारा बॉयलर सूट होगा वो भी क्या होगा? बॉयलर सूट भी क्या होगा? फायर प्रूफ होगा, इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ होगा। उसके अलावा हेलमेट पहनेंगे हम लोग, क्लियर है? और जितने भी टूल्स यूज करेंगे सारे इंसुलेटेड टूल्स यूज करने हैं। अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे बंद करके काम कर रहे हैं तो उसको हर जगह से बंद करेंगे जहां जहां से उसे पावर मिल सकता है, और अगर लाइव करंट पे काम कर रहे हैं तो नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा safety is required. Understood? Next question is what safety precaution you will observe while working on electrical? ये तो हो गया. If you notice someone under an electric shock, what you will be your first action? देखिए बेटा, अगर किसी को आपको लग रहा है इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो आपका पहला एक्शन यही होना चाहिए कि स्विच ऑफ द मशीन, स्विच ऑफ दैट पावर, रिमूव द फ्यूज। सेकेंड इज उसको सेफ एरिया में लेके जाइए, थोड़ा सा उससे दूर हटाइए, ठीक? थर्ड, इन्फॉर्म टू योर ड्यूटी इंजीनियर, ड्यूटी ऑफिसर। फोर्थ, अगर आप स्किल्ड हैं तो उसको फर्स्ट एड दीजिए, नहीं है तो उसके पास रह करके ऑब्जर्व करिए, उसके शूज वगैरह निकाल दीजिए, थोड़ा कपड़ा लूज कर दीजिए ताकि ही कैन ब्रीथ नॉर्मली, उसकी ब्रीथ काउंट कर सकते हैं, ब्रीदिंग काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको करनी है, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछते हैं कि अगर किसी को, क्योंकि देखिए जीपीआर करके आप जा रहे हैं, आपको चीजें कुछ नहीं पता है, काम करने की बात छोड़िए, आपका मोर इम्पोर्टेंट है आपका वहां सही सलामत रहना, जिंदा रहना। जिंदा रहेंगे, सही सलामत रहेंगे तो काम तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, और जिंदा रहने के लिए आपको सेफ्टी पता होनी चाहिए। किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, कहीं फायर हो गया है, कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं मैनओवर बोर्ड हो गया है, कहीं अबेंडनशिप की सिचुएशन है, कहीं ब्लैकआउट है, तो ये सारी सिचुएशन को आपको टैकल करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ विल यू आइसोलेट एन इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर मेंटेनेंस? Simply remove the fuse, down the MCV or MCCB, use the LOTO and banner use करेंगे, man at work, do not on the machine, do not switch on the machine. क्लियर? इस तरीके से आप आइसोलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन को मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट, what are the emergency means of lightning when there is a blackout due to the power failure? सबसे पहले हाँ, तो इमरजेंसी ब्लैकआउट होता है तो आपको कैसे इमरजेंसी लाइट मिलेगी? तो हमने ऊपर भी बात किया था, इमरजेंसी जनरेटर के थ्रू, बैटरी के थ्रू। और हाउ कुड यू फाइंड आउट कि वो इमरजेंसी लाइट है? वो रेड मार्क होता है। एग्जामिनर पूछते हैं कि कैसे आप पता करोगे कि ये इमरजेंसी इक्विपमेंट है, ये इमरजेंसी लाइट है, ठीक है, इमरजेंसी चीजें हैं, तो वो रेड कलर से मार्क होती हैं इमरजेंसी वाली चीजें। क्लियर है बेटा? उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटर एंड अ जनरेटर? तो जो मोटर होता है बेटा वो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, करेक्ट है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटर? इट इज द इलेक्ट्रिक it is a device or machine which is used for convert electrical energy to the mechanical energy. जनरेटर क्या होता है बेटा? It is the device which is used for generate electricity on board ship, and it is convert heat energy into mechanical energy, and mechanical energy convert into the electrical energy, or you can say chemical energy convert into the mechanical energy, mechanical energy convert into the electrical energy. ठीक? जनरेटर सेकंड पॉइंट क्या होगा? जनरेटर इज यूज फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड मोटर इज यूज फॉर रोटेट एनी मशीनरी, rotate any machinery by the help of electricity, by the help of electricity. Generally motor is the consumer of electricity and generator is the generator of the electricity, who generates the electricity, and motor is the application consumer, उस electricity को consume करेगा। Understood? Okay. How is electricity produced on board ship?
अब भाई कहना है एग्जामिनर का कि किस किस चीजों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पहला तो आपका हो गया जनरेटर इंजन, दूसरा क्या हो गया बेटा आपका इमरजेंसी जनरेटर, तीसरा क्या हो गया मेन इंजन जिसे टर्बो अल्टरनेटर बोलते हैं, जो कि आपके प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और ड्यूरिंग द सेलिंग यू कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बाय द मेन इंजन ऑल्सो। ओके, बैटरी नहीं कह सकते, ठीक है, बैटरी स्टोर करता है, जनरेट नहीं करता। बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, इट्स नॉट जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, नॉट प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड बेटा? देयर इज थ्री ऑप्शन, वन इज व्हाट, turbo alternator, sorry, generator engine. Second is what, emergency generator. Third is turbo alternator. Clear beta? Okay, so next oral questions will start in the next session, next class, which is specified that this is safety question, this is maintenance question, this is pollution, this is the essential. So we will start in the next video. अप टू दिस, यहाँ ये देखिए, ये एग्जामिनर ओरल शीट लेके आते हैं, उनका ये एक मतलब आइडिया है कि हमें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पूछना है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कुछ पूछेंगे नहीं एग्जामिनर, वो पूरे आपके 20 चैप्टर जो है एमईके के, वो आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट मोस्ट मार्केबल क्वेश्चन आर दिस क्वेश्चंस। सो इसको प्लीज याद कर लीजिएगा, एग्जाम भी आने वाला है आप लोग का, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और मेरे चैनल को प्लीज इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको इजी हो एमईके को पढ़ने में, समझने में। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि इंजन साइड भी लोग इंटरेस्टेड हो, ज्यादातर लोग डेक साइड जाना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, उनको समझ में नहीं आता इंजन साइड या क्या इशू है, आई डोंट नो, बट प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग इंजन साइड भी जाएं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चैनल को इसी तरह लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।